हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्लांट, एजुकेशन फॉर ऑल। दोस्तों, आज का जो ये हमारा टॉपिक है ये सत्ता की साझेदारी यानी पावर शेयरिंग चैप्टर क्लास 10th से रिलेटेड है, जिसमें आपको वन वर्ड क्वेश्चन और उसके आंसर डायरेक्ट सीधे सीधे विदाउट ऑप्शन, बिना ऑप्शन के आपको बताने की कोशिश की जा रही है। मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि मैक्सिमम क्वेश्चन जो है इंक्लूड कर सकूं इसमें, जो कि आपके बोर्ड पेपर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो प्लीज़ इसे ध्यान से सुनिए और साथ साथ अगर इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिए और घंटे का निशान भी दबाइए। ठीक है, चलिए कंटिन्यू करते हैं। पावर शेयरिंग यानी सत्ता की साझेदारी। सबसे पहला क्वेश्चन जो यहाँ पर टॉपिक दिया हुआ है, श्रीलंका में गृह युद्ध का मुख्य कारण क्या था। श्रीलंका में ऐसा हुआ था कि एथनिक कंपोजिशन के कारण, एथनिक कंपोजिशन आप समझते हैं ना, जो रंग भेद जो वहाँ के लिंग्विस्टिक कंपोजिशन के कारण किसी विशेष को बहुत अधिकार देना या किसी विशेष को कम अधिकार देना, ये जो हुआ था उसके कारण वहाँ पर गृह युद्ध हो गया था। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर तो मेन कम्युनिटी थे जिसमें सिंहला 74% था और तमिल 18% थे। ठीक है, तो तमिल को बहुत जगहों पर जो है अधिकार जो है इक्वलिटी उनको नहीं दी जा रही थी, और इसी कारण से क्या हुआ था वहाँ पर कि सिविल वॉर हो गया था। तो उसका कारण क्या था? बहुसंख्यक नीति यानी मेजोरिटिज्म की जो पॉलिसी थी कि सिंहला को सभी राइट दी जा रही थी और तमिल को नहीं, यही कारण था वहाँ पर सिविल वॉर होने का यानी गृह युद्ध होने का। क्लियर ना? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सत्ता का यहाँ पर क्षेत्रीय वितरण की बात की जा रही है। क्षेत्रीय वितरण का क्या अर्थ है या सत्ता का वितरण का क्या अर्थ है? तो सीधा सीधा हम क्या लिखेंगे, सरकार के अंगों के बीच अधिकार का समान वितरण। जो सरकार के अंग हैं, आपने पढ़ा है कि जो सरकार के 3 मुख्य अंग हैं, जिसे कि विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, या हम उसे डिफरेंट तरह से जो जानते हैं कि उनके बीच में एक डिसेंट्रलाइजेशन है, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो रखा है। ठीक है, और सबको अपना अपना अलग अधिकार दिया गया है। ठीक है, तो वो किस तरह से है, मतलब वो जो है एक वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। जैसे हमारे यहाँ कहते हैं कि केंद्र सरकार, उनके अलग अधिकार हैं, राज्य सरकार, उसके अलग अधिकार हैं, और जो पंचायती राज सिस्टम है उनके अलग अधिकार हैं। ठीक है, चलिए, तो इसके अकॉर्डिंग क्या है, सरकार के अंगों के बीच अधिकार का वितरण। चलिए, उसके बाद है जनता तथा राजनीतिक पार्टी के बीच सत्ता की साझेदारी कैसी होती है, यानी पीपल ऑफ कंट्री, पीपल ऑफ स्टेट और पॉलिटिकल पार्टी के बीच जो एक रिलेशन होता है वो किस तरह का होता है। तो वो है जनता की चुनाव के माध्यम से अपने प्रतिनिधि को चुनने का अधिकार। हम जो इलेक्शन होते हैं ना, उनके 2 मेथड होते हैं, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। ठीक है, डायरेक्ट मेथड वो होते हैं जिसमें कि हम डायरेक्ट पार्टिसिपेट करते हैं, यानी उसमें हम सीधे सीधे पार्टिसिपेट करते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनने के लिए। ठीक है, तो यही एक जो अधिकार होता है ना, यानी जो डायरेक्ट मेथड से हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं ना, यही राजनीतिक पार्टी और पब्लिक के बीच में एक ब्रिज का मतलब जो पुल का काम करता है, उनको एक बांधने का काम करता है, यानी एक रिलेशनशिप कायम करने का काम करता है। किसके बीच में रिलेशनशिप? पब्लिक और पॉलिटिकल पार्टी के बीच में। ठीक है, चलिए उसके बाद देखते हैं हम श्रीलंका का जो एथनिक कंपोजिशन है उसमें श्रीलंकन तमिल कितना है। श्रीलंकन तमिल जो है 13% है। श्रीलंकन तमिल जो है वो कितना है? 13% है, और उसमें 5% टोटल तमिल जो है 18% है। ठीक है, 74% जो है क्या है, वो सिंगला हैं, और टोटल तमिल कितने हैं? 18%। इस टोटल तमिल में से 13% जो है वो श्रीलंकन तमिल है और 5% नेटिव तमिल्स, यानी कहने का मतलब इंडिया के वगैरह के जो तमिल हैं, जो उस समय में ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के समय में प्लांटेशन वर्क में काम करने के लिए गए थे और वहीं पर वह रह गए थे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, तमिल समुदाय के द्वारा किन किन क्षेत्रों में समानता की मांग कर रहे थे, यानी जो तमिल थे वो किन किन क्षेत्रों में समानता की मांग कर रहे थे, यानी इक्वलिटी की डिमांड कर रहे थे। तो सभी क्षेत्रों में उनका कहना था कि हर एक क्षेत्रों में समानता मिलनी चाहिए, खासकर धर्म, भाषा, नौकरी और कई तरह के जो सेक्टर थे वो हर किसी चीज़ में जो है इक्वलिटी की डिमांड कर रहे थे। उसके बाद नेक्स्ट है, बेल्जियम की कुल आबादी का कितना प्रतिशत लोग जर्मन बोलते हैं। तो बेल्जियम की कुल आबादी का 1% लोग जर्मन बोलते हैं। बेल्जियम की कुल आबादी का 1% लोग जर्मन बोलते हैं। क्लियर ना?
उसके बाद देखते हैं श्रीलंका की कुल आबादी के कितने प्रतिशत लोग सिंहली हैं। तो आपको पता है कि वहाँ के एथनिक कंपोजिशन के अकॉर्डिंग जो मेजोरिटी में है, सबसे अधिक है, वो 74% सिंहली है, यानी 74% सिंहली है, जिसे सिंगला भी कहते हैं। 18% तमिल है। इस 18% में क्या है कि 13% श्रीलंकन तमिल है और 5% नेटिव तमिल्स हैं। क्लियर ना। चलिए आगे देखते हैं हम। तमिल मुख्य रूप से श्रीलंका के किस क्षेत्र में निवास करते हैं। तो तमिल जो है मुख्य रूप से श्रीलंका के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में निवास करते हैं। कहाँ पर निवास करते हैं? उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में। अगर ये इस तरह से ऐसे ये श्रीलंका को दिखाया गया ना, तो इस क्षेत्र में ऐसे जो है ना, वो यहाँ इस क्षेत्र में जो है ना, वो तमिल का निवास माना जाता है। ठीक है। उसके बाद में श्रीलंका की कुल आबादी का अलावा कितना प्रतिशत ईसाई है। श्रीलंका की कुल आबादी का जो ईसाई है वो 7% है। श्रीलंका की कुल आबादी का 7% ईसाई है। चलिए आगे देखते हैं। किस बार श्रीलंका एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। तो किस बार श्रीलंका एक स्वतंत्र राष्ट्र बना? 1948 में, 1948 में। क्लियर ना। उसके बाद में किस वर्ष कानून के अनुसार तमिल को दरकिनार कर सिंगला को राजभाषा घोषित कर दिया गया था? 1956 में। और यही कारण था कि तमिल भी कह रहे थे कि हमें भी अधिकार मिलनी चाहिए, बराबरी का, इक्वलिटी का हमें भी अधिकार मिलनी चाहिए। ठीक है। वो नहीं मिल रहा था, जो आगे चल करके वहाँ के सिविल वॉर में कन्वर्ट हो गया था। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम। श्रीलंका में तमिल में श्रीलंका के तमिल में कितने प्रतिशत श्रीलंका मूल के तमिल हैं? श्रीलंका में तमिल में कितने प्रतिशत, श्रीलंका नहीं, नेटिव तमिल जो हैं वो कितने प्रतिशत हैं? तो वो 5%। अभी मैंने इनको एक्सप्लेन करके बताया कि टोटल 18% तमिल हैं। टोटल कितने हैं? 18% तमिल हैं, जिसमें 13% श्रीलंकन तमिल हैं और 5% जो है वो नेटिव तमिल्स हैं। क्लियर ना। बेल्जियम की सीमा किन किन देशों से लगती है। तो बेल्जियम जो कि एक दुनिया के बेस्ट डेमोक्रेटिक मॉडल में सामने निकल कर आया था, ठीक है, और जो यूरोपियन यूनियन बना उनमें भी इनका एक इम्पॉर्टेंट प्लेस रहा है। तो उनकी सीमा जो है फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग से मिलती है। फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग से मिलती है। आपको ध्यान रखना है कि इनमें से कोई दे देगा और कह देगा कि उसके बाद एक अलग कंट्री दे देगा और कह देगा इनमें से कौन सी कंट्री जो है बेल्जियम से सीमा नहीं मिलती है। इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है। चलिए उसके बाद देखते हैं हम जो हमारा नेक्स्ट है, बेल्जियम की कुल आबादी का कितना प्रतिशत फ्लेमिश इलाके में रहता है। तो फ्लेमिश इलाके के बारे में पूरा आपने पढ़ रखा है। ये 59% जो है वो फ्लेमिश इलाके में रहता है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में कितने प्रतिशत लोग फ्रेंच बोलते हैं? 80%। बेल्जियम की जो राजधानी ब्रुसेल्स है उसमें कितने प्रतिशत लोग फ्रेंच बोलते हैं? 80%। क्लियर ना। श्रीलंका में बहुसंख्यक कम्युनिटी का क्या नाम है? यानी कहने का मतलब है, हमने बहुत सारा एक्सप्लेन किया इन टॉपिक को। जो श्रीलंका में मेजोरिटिज्म है, जो जिसकी मेजोरिटी है वो है सिंगला, और सिंगला आपको पता है कि 74% है। कितना परसेंट है? 74% है। ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं हम। जो यूरोपीय संघ है, यूरोपियन यूनियन है, उस यूरोपियन यूनियन का हेड क्वार्टर कहाँ पर है? तो यूरोपियन यूनियन का हेड क्वार्टर जो है बेल्जियम का जो कैपिटल है ब्रुसेल्स, वहीं पर है। क्लियर ना। उसके बाद में बेल्जियम में राजनीतिक स्थिरता यानी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का मेन कारण क्या रहा? तो बेल्जियम में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का मेन कारण रहा पावर शेयरिंग, सत्ता की साझेदारी। बेल्जियम में जो है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का मेन कारण क्या रहा? सत्ता की साझेदारी यानी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। ठीक है। उसके बाद एक्चुअली यहाँ पर बेल्जियम में ये दिखाया गया ना कि जिस भी तरह से था या जैसे भी था, ठीक है, वहाँ पर लोगों को सबको इक्वल राइट दिए गए। सबको क्या दिए गए? इक्वल राइट दिए गए। वहाँ पर ऐसा नहीं था कि फ्रेंच, डच और जो भी थे वहाँ पर जर्मन, उनके साथ जो है किसी तरह की कोई डिस्क्रिमिनेशंस किए गए, ऐसा कुछ नहीं था। इसीलिए वो एक दुनिया के मॉडल के रूप में सामने आया। जबकि श्रीलंका में जो है इस तरह की चीज़ें देखने को मिली और यही कारण है कि श्रीलंका जो है सिविल वॉर में कन्वर्ट हो गया। ठीक है। तो यूरोपियन यूनियन का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? ब्रुसेल्स में है। बेल्जियम में राजनीतिक स्थिरता का कारण बता दिया, पावर शेयरिंग, सत्ता की साझेदारी थी। श्रीलंका में तमिलों द्वारा क्षेत्रीय स्वायत्ता के रूप में अलग से जो है राज्य की मांग करने लगे। उनका मुख्य कारण क्या था? कई जगहों पर जो तमिल को दरकिनार करना यानी तमिल को बायकॉट करने लगा था, इसीलिए वो अलग से ही मांग करने लगे। वहाँ पर एक ग्रुप बन गया था अलग, और वो अलग से डिमांड करने लगे थे। लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी का मुख्य स्रोत क्या होता है? तो जनता ही तो डेमोक्रेसी में सब कुछ है। ठीक है ना। तो इसीलिए मेन सोर्सेज कौन हो गया? जनता।
तो दोस्तों आज के जो इस वीडियो में इतना ही है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके, खास करके 10th क्लास के बच्चे जो कि अभी बोर्ड का पेपर देंगे उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको ध्यान से आप सुनिए, समझिए, ठीक है।